स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने अनुचित प्रभाव का अर्थ अनुबंध अधिनियम धारा 16 में दी गई परिभाषा और एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई सहमति में अनुचित प्रभाव का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में बात की। मूल रूप से 3 बातें थी। दोनों पक्षकार एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों के बीच में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कोई घनिष्ठता और निकटता का संबंध है। इसके अतिरिक्त एक औपचारिक संगठन में एक व्यक्ति के पास अधिकारों का केंद्रीकरण होने के कारण, अधिकारी होने के नाते उसके पास भी एक प्रभाव पैदा करने का, प्रभाव का उपयोग करने का अधिकार है। इसलिए संगठनों की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अधिकारी और कर्मचारी। कर्मचारी अधिकारी से डरता है कि अन्यथा मेरा नुकसान हो जाएगा, वेतन वृद्धि रुक जाएगी, तबादला हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे। तो चाहे सामाजिक पैरोकार के संबंध हो, चाहे औपचारिक संगठन के अधिकारी और कर्मचारी के संबंध हो, दोनों में से कोई एक प्रभावी पक्ष है जो दूसरे पक्ष की इच्छा को गवर्न करता है, मॉनिटर करता है, डोमिनेट करता है। और उस दूसरे पक्षकार ने उस डोमिनेट पोजीशन का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने का मतलब उसने दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित किया इस उद्देश्य से कि इसका मुझे लाभ मिल जाए, और ऐसा करने पर वो सफल हुआ और उसको लाभ हुआ। वो उसकी इच्छा को प्रभावित कर पाया और जैसा वो चाहता था वैसा उसने कर दिया, जिससे उसको लाभ हुआ। और ये लाभ कैसा लाभ हो गया? अनुचित लाभ हो गया। इसलिए कहते हैं कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को अगर दी गई सहमति में उसके अधिकारों का प्रयोग करके उसने अनुचित फायदा उठाया, अनुचित प्रभाव का उपयोग किया है, तो ये गलत है, अनुचित है। ये बात अपन ने कल पढ़ी। उस अनुचित का एक और आगे का स्टेप जिसको हम बोलते हैं नृशंस व्यवहार। नृशंस व्यवहार का मतलब होता है जो बहुत घिनौना होता है, जो सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाता है, जिसको अपन अमानवीय कहते हैं। मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जिसमें हम मजबूरी कैसी कि एक व्यक्ति के परिवार में कोई संकट आया और उसके पास में कोई आर्थिक साधन नहीं है और वो किसी पैसे उधार देने वाले साहूकार के पास पैसे लेने जाता है, या किसी भी पड़ोसी से या किसी भी रिश्तेदार से या किसी से भी मदद मांगता है, और वो मदद की बजाय उससे एक स्टाम्प पेपर पर कुछ ज़मीन बेचने का सौदा कर लेते हैं। और चूंकि उसको पैसे चाहिए इसलिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो करता है। उसका कॉन्शियस
उसकी अंतःकरण को मार करके भी वो हाँ भरता है, क्योंकि उसको जरूरत है। बाजार में साहूकारी मिति पर ब्याज का धंधा करने वाले लोग सामान्य रूप से 2 रुपया प्रति सैकड़ा, 1 रुपया प्रति सैकड़ा का ब्याज पर धंधा करते हैं। लेकिन एक मजबूरी का मारा व्यक्ति आता है, उसको वो 20% 2 की मिति की बजाय ज़्यादा 10 की मिति, 15 की मिति, 20 की मिति ब्याज पर पैसा देते हैं, और वो ब्याज का पहला पैसा काट कर ही उसको पैसा देते हैं। 100 रुपये में से 20 रुपये काट कर ही उसको 80 रुपये देते हैं। नृशंस व्यवहार है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अभी लॉकडाउन हुआ, बाजार बंद रहे, लोगों को जीवन यापन करने के लिए राशन की सामग्री चाहिए थी। लोगों ने उसमें भी मजबूरी का फायदा उठाया, चूँकि बाजार बंद है, दुकानें बंद है, लोगों ने दुगने तिगुने वहाँ पर भी माल बेचा, लोगों ने लिया। मजबूरी है ना, नृशंस व्यवहार है। तो अगर ऐसा नृशंस व्यवहार है तो वो एक सामान्य तौर पर इसमें देखने को ये आता है, सामान्य तौर पर एक तो ये मजबूरी में ऋण का पैसा देना और उस पर अधिकतम ऊंची से ऊंची ब्याज दर वसूल करना, या कुछ गलत दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लेना, खाली स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लेना, पैसे उधार दिए 10,000, साइन 20,000 पे करवा देना। ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसा नृशंस व्यवहार गलत है, जिसकी परिभाषा ऐसी है कि जब दो ऐसे पक्षकारों के मध्य जिनमें से एक दूसरे की इच्छा शक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में है, कोई ऐसा ठहराव होता है जो कठोर रूप से अनुचित और अन्यायपूर्ण है, कठोर रूप से, विशेष रूप से लिखा हुआ है, जिससे अंतःकरण को आघात पहुंचता है, कॉन्शियसनेस को आघात पहुंचता है, तो इसे नृशंस अथवा अनुचित व्यवहार से जानते हैं। MC शुक्ला के अनुसार परिभाषा भी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लें। जब एक व्यक्ति बिना किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के दूसरे पक्षकार को अपनी उच्च शक्ति का अनुचित उपयोग करते हुए ठहराव करने के लिए बाध्य करता है, तो इसे नृशंस या अनुचित व्यवहार कहते हैं। अनुचित या नृशंस व्यवहार की कसौटी यह है कि दो असमान पक्षकारों में से एक ने दूसरे की व्यथा या संकट से अत्यधिक लाभ कमाना चाहे। कपट तो नहीं है, उसको अपन फ्रॉड तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगला व्यक्ति जानता है कि उसने खाली स्टाम्प पेपर पे हस्ताक्षर किए हैं, 2 की मिति ब्याज की जगह 20 की मिति ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है, मर रहा है, तो बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए नृशंस है। समाज में एक स्थिति नारी की है जिसको हम बोलते हैं पर्दा नशीन महिलाएं, जो पर्दे में रहती है। पर्दे में रहने का मतलब है जो घर में ही रहती है, घर के बाहर कभी नहीं जाती। एक वयस्क महिला घर के बाहर कभी नहीं जाती, तो घर के बाहर जाना ही पर्दा नहीं होता, या बाहर निकलती भी है तो पर्दा करके निकलती। जैसे सामान्य तौर पे आपने मुस्लिम संप्रदाय में देखा होगा, महिलाएं पूरे शरीर को ढक करके बुर्का पहन करके चलती, उसको बोलते हैं पर्दा नशीन औरतें, जो पर्दे में रहती है। तो केवल आवरण से पर्दा होना उपयुक्त नहीं है, घर में भी
पुराने जो मकान बने हुए हैं या पुराने समाज के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसमें आज भी परिवार की महिलाएं आंगन के बाहर बैठक में नहीं आती है। घर में कोई भी मेहमान आता है, बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उनके सामने महिलाएं नहीं आती है। महिलाएं बात नहीं करती है, घूंघट निकाल के बात करती है, पर्दा है। लेकिन यहाँ पर्दा नशीन औरतों का मतलब ये है जिसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, जो अपने दिमाग से निर्णय करने की शक्ति का उपयोग करती ही नहीं है, क्या उचित है और क्या अनुचित है वो जानती ही नहीं है। क्योंकि उसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं। जन्म से लेकर के अब तक वो घर में ही कैद की तरह रही, पर्दे में ही रही। जो घर का मुखिया या घर के बुजुर्ग या उसका पति जैसे उसको कहते हैं वैसा करते हैं, वो पर्दा नशीन महिला है। आज भी भारत के कई ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में या दलित समुदाय में जाएं, जहाँ अभी भी गरीबी है और गरीबी के साथ में अशिक्षा है, रूढ़िवादिता ज़्यादा है, वहाँ पर आपको पर्दा नशीन औरतें मिलेगी, दिखाई देगी। तो पर्दा नशीन महिला या देवी वह मानी जाती है जो अपने जाति के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति अथवा देश की प्रथा के अंतर्गत वह चार दीवारी के भीतर ही सामान्यतः निवास करती है अथवा पर्दा करती है। अर्थात वह जन साधारण से संपर्क नहीं रखती और सामान्यतः समाज से काफ़ी सीमा तक अलग ही रहती है। ऐसी पर्दा नशीन महिलाओं को लॉ के तहत, राजनियम के तहत ऐसी श्रेणी में रखा गया है कि यदि आप ऐसी किसी भी पर्दा नशीन महिला के साथ में अनुबंध कर रहे हो तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी महिला को तो आप अनुचित प्रभाव डाल करके कोई भी अनुबंध करा सकते हो, उसको तो पता ही नहीं है। आप अपना अधिकार का अनुचित उपयोग कभी भी कर सकते हो, क्योंकि उसको तो अपना उचित और अनुचित पता ही नहीं है। तो ऐसी पर्दा नशीन स्त्रियों के साथ, देवियों के साथ यदि हम कोई अनुबंध करते हैं तो लॉ ने उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, उनको सुरक्षित करने का उपाय किया है कानून में। क्या उपाय किया है कि यदि आप ऐसी स्त्रियों के साथ में जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, परंपरागत रूप से पर्दे में रहती है और वास्तव में वो पर्दा नशीन है, पर्दा वास्तव में का मतलब मैंने आपसे कहा जो समाज के संपर्क में आई ही नहीं कभी, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको समझना नहीं आता, यदि ऐसी वास्तविक पर्दा नशीन स्त्रियों के साथ आप अनुबंध करते हो तो अनुबंध करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ता है, उसी को सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुचित प्रभाव का उपयोग नहीं किया है। महिला ने अपने विवेक का उपयोग किया, महिला को पूरा अवसर दिया गया था उसको पढ़ने, समझने, सलाह लेने, जांचने का। तो संबंधित पक्षकार को सूक्ष्मता से जांच एवं सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि विवाद की स्थिति में वाद प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ सकता है कि पर्दा नशीन महिला को अनुबंध के संबंध में पूर्ण रूप से सभी बातों की जानकारी दे दी गई थी, केवल उससे हस्ताक्षर नहीं करवाए, केवल अंगूठा नहीं लगवाया, उसको अनुबंध पढ़ करके सुनाया गया, उसको भली भांति समझाया गया, उसको अनुबंध से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी दी गई थी। पर्दा नशीन महिला की सहमति पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, उसे अनुबंध की सभी शर्तों को समझा दिया गया था, उसने स्वयं के हितों पर
अनुबंध से पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था तथा उसके साथ किया गया व्यवहार उचित एवं वैध था। ये सब बातें उस पर्दानशीन औरत के साथ, स्त्री के साथ अनुबंध करने वाले दूसरे पक्ष को सिद्ध करनी पड़ेगी अगर विवाद उत्पन्न होता है तो। लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी के मामले में न्यायालय ने एक टिप्पणी की, जो मैं अभी शुरू से आपसे कह रहा था कि पर्दानशीन औरत का मतलब केवल पहनावे से नहीं है। जैसा कि इस्लामी संस्कृति के अंदर सब पढ़ी लिखी औरतें भी पर्दे में रहती हैं, बुर्का पहनती हैं। आज भी भारत के सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार में जो कुछ परिवार हैं, राजशाही परिवार या उच्च कुल के लोग, जिसमें औरतें आज भी पर्दे में रहती है, लेकिन वो सब पढ़ी लिखी है, उनको पढ़ना आता है, उनको लिखना आता है, उनको समझ में आता है, वो बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी किसी तीसरे पक्षकार से बात करती है, घर के अलावा बाहर के व्यक्ति से बात करती है, तो पर्दा करके करती है, आवरण में रह करके करती है। ये संस्कृति का हिस्सा है, पहनावे का हिस्सा है, रीति रिवाज का हिस्सा है। तो इस केवल आवरण से, पहनावे से आप उसको पर्दानशीन नहीं कह सकते। इसलिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने लाडली प्रसाद बनाम करनाल डिस्टिलरी के मामले में एक निर्णय में लिखा है कि जो महिलाएं औसत रूप से शिक्षित हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, समाचार पत्र पढ़ एवं समझ लेती है और स्वयं के कार्यों की प्रबंध व्यवस्था करती है, मुख को यानी मुंह को, फेस को पर्दे से ढककर चलती है अथवा पर्दे के पीछे बैठती है, कभी कभी कोर्ट में भी उपस्थित होती है, गवाही देती है, किराएदार से अगर मकान के अंदर कुछ किराए की व्यवस्था है तो किराएदार कोई रहने आता है तो उसको मकान दिखाती है, किराए की शर्तों को बारे में उसके साथ विचार करती है, किराया तय करती है, वसूली करती है और आवश्यकता होने पर परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों से व्यापार संबंधी पत्र व्यवहार करती है। ऐसी स्त्री को राजनियम के अंतर्गत पर्दानशीन स्त्रियां नहीं माना जा सकता है, वो पर्दानशीन नहीं मानी जाएगी। केवल पहनावे से पर्दानशीन नहीं होती। जो बचपन से कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको समझ नहीं है, वो जो इंटरनेट नहीं चलाती है, जिसको समाचार पत्र के बारे में नहीं पता, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पता, वो पर्दानशीन है। तो अनुचित व्यवहार हो चाहे नृशंस व्यवहार हो, जो दो में से एक पक्षकार जो अपने आप को पीड़ित समझता है कि साहब मेरे साथ अनुचित प्रभाव से सहमति ले ली गई, तो बाद में न्यायालय में जा कर के न्याय की मांग कर सकता है कि साहब मेरे साथ गलत हुआ। वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो जिसके भी खिलाफ वो वाद प्रस्तुत करेगा तो अनुचित प्रभाव को सिद्ध करना पड़ता है। कहने से नहीं होता कि साहब उसने मेरे साथ अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग किया और मेरी इच्छा को प्रभावित किया और मेरे से गलत सहमति ले ली, दबाव में ला करके सहमति ले ली, मेरी इच्छाओं को प्रभावित करके सहमति ले ली। ऐसा केवल आरोप लगाने से नहीं होता, उस आरोप को सिद्ध करना पड़ता है। तो साधारण परिस्थितियों में नृशंस व्यवहार को छोड़ करके साधारण परिस्थितियों के अंदर जो पीड़ित पक्षकार है उसको सिद्ध करना पड़ता है। क्या सिद्ध करना पड़ता है? 3 बातें हैं कि जो दूसरा पक्षकार है उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था, डोमिनेंट पोजीशन में था, या तो वो अधिकारी था, या वो गुरु था, या वो डॉक्टर था, या वो पुलिस वाला था, या करदाता था, कर अधिकारी था, वो डोमिनेंट पोजीशन में था
नंबर 2, उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का उपयोग मेरी इच्छा को प्रभावित करने के लिए किया। और तीसरा, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने पर जब मेरी इच्छा प्रभावित हुई और मैंने उसके कहने अनुसार हाँ भर दी, तो ऐसा करने से मुझे हानि हुई और उसको अनुचित लाभ हुआ। डॉक्टर है और एक पेशेंट है। पेशेंट बुजुर्ग है, 70 से अधिक आयु का है, उसके परिवार में उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। एक डॉक्टर है जो उसको पिछले 5-10 सालों से नियमित वो दिखाने जाता है, जिसको हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं। उस डॉक्टर को भी पता है कि इसके परिवार में देख रेख करने वाला कोई नहीं है। वो वयोवृद्ध व्यक्ति जब जब भी बीमार होता है फ़ोन करता है, डॉक्टर तुरंत चला आता है, अपने सारे काम छोड़ करके चला आता है। दोनों के बीच में वर्षों से संबंध है, इसलिए घनिष्ठ और निकटता का भी संबंध है, डॉक्टर पेशेंट का भी संबंध है। उस वयोवृद्ध व्यक्ति के पास में एक ज़मीन है जिसका बाजार भाव करोड़ों रुपए में है, 10-12 करोड़ होगा। डॉक्टर को पता चलता है कि ज़मीन है उसकी, जो उसका पेशेंट है उसकी ज़मीन है। वो डॉक्टर उस पेशेंट से कहता है, मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, या मैं एक क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, या मैं घर बनाना चाहता हूँ। आपके पास ज़मीन है, आप तो चले जाएंगे, तो आपके पीछे किसके काम आएगी, बेच दो। पेशेंट को भी ठीक लगता है, वो भी हाँ भरता है, हाँ बेच देनी चाहिए। बाजार भाव पता करता है कि साहब 12 करोड़ की ज़मीन है। डॉक्टर साहब उसको कहते हैं, देखिए साहब, मैं आपके इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, आप जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, आपके हर पल में मैं काम आता हूँ। आप भी क्या मेरे से 12 करोड़ रुपए बाजार भाव लेंगे? आप इसको 8 करोड़ में दे दो। वो पेशेंट को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है और पेशेंट उसको मना नहीं कर पाता और दे देता है। बाद में दूर के रिश्तेदारों को पता चलता है, वो पेशेंट के पास आते हैं, उस पेशेंट को बताते हैं। पेशेंट कहता है, मैं क्या करता, उसने मेरे से इस तरह से बात की, तुम लोग कभी आते नहीं हो देखने के लिए, मेरे तो रात हो दिन हो यही डॉक्टर देखने के लिए आता है। ये कोई बात थोड़ी होती है, दूर के जो नाती रिश्तेदार हैं वो उस पेशेंट को हिम्मत देते हैं और पेशेंट कोर्ट में जाता है और कहता है कि इस व्यक्ति ने अनुचित प्रभाव से 12 करोड़ की ज़मीन मेरे से 8 करोड़ में ले ली। ये सिद्ध कर देता है पेशेंट। तो सिद्ध करना पड़ता है किसको? पीड़ित पक्षकार को। लेकिन नृशंस व्यवहार की स्थिति में उल्टा है। अगर नृशंस व्यवहार में जो पीड़ित पक्षकार है, मजबूर जो हुआ है, जिसकी व्यथा है, अगर वो कोर्ट में जाकर के कहता है कि साहब मेरी मजबूरी का इसने फ़ायदा उठाया है, मेरे साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया है, नृशंस व्यवहार किया है, तो ऐसी स्थिति में उस पीड़ित पक्षकार जो न्याय मांगने गया, न्याय की गुहार करने गया, उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना पड़ता है। जिसके खिलाफ मुकदमा लगा उसको सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं साहब, मैंने इसके साथ में नृशंस व्यवहार नहीं किया, या पर्दा नशीन औरत है तो पर्दा नशीन नहीं है, ये उसको सिद्ध करना पड़ता है। या वो पर्दा नशीन है तो मैंने सारी सावधानियां रखी है, मैंने उसको सब पढ़ लिख करके सुनाया है, समझाया है, उसके सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स उसको समझाया, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी, उसको सलाह देने की भी स्वतंत्रता दी, उसके बाद उसने हामी भरी है। तो
नृशंस व्यवहार की स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार है उसको निम्नांकित बातें सिद्ध करनी पड़ती है कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था और किया गया सौदा ऊपरी तौर पर से ही उपलब्ध साक्ष्यों में नृशंस दिखाई देता है। केवल इतना ही कहना, उसको और कुछ नहीं बताना है, बाकी तो सारा प्रूव उसी को करना पड़ेगा जो बचाव वाला है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जो बचाव के पक्षकार हैं, जिनके खिलाफ, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको अपने बचाव में ये बताना पड़ता है कि सर निश्चित रूप से हमारे संबंध घनिष्ठता के हैं, निकटता के हैं, लेकिन हमने इनकी इच्छा को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। नंबर 2, हमने इनकी इच्छा को प्रभावित करने के बाद नहीं किया, और नंबर 2, हमने इससे कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया। ये उसको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन न्यायालय अगर उस पीड़ित पक्षकार के पक्ष में निर्णय दे देता है कि हाँ अनुचित प्रभाव का उपयोग किया गया है, उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का उपयोग किया, इच्छा को प्रभावित किया, अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया और अनुचित लाभ हुआ, अगर ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो क्या होगा? तो धारा 19 और 19A लागू होगी। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर वो अनुबंध व्यर्थनीय होगा, वॉइडेबल है। वॉइडेबल का मतलब तो मैंने आपसे पहले भी कहा, बाद में अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आपको बता दूं कि पीड़ित पक्षकार जिसने न्यायालय में जाकर के निवेदन किया था कि मेरे साथ में अनुचित प्रभाव का उपयोग करके अनुबंध करवाया गया है, मेरे द्वारा दी गई स्वीकृति या सहमति स्वतंत्र नहीं थी, ये सिद्ध हो जाता है, उसके पक्ष में निर्णय हो जाता है, तो वो अनुबंध चाहे तो भंग कर सकता है। भंग का मतलब व्यर्थ कर सकता है, उसको अनुबंध को निष्पादित नहीं कर सकता, उसको निरस्त कर देगा। ये उसकी इच्छा पर है, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, चाहे तो उसको छोड़ दे, व्यर्थनीय है, इच्छा पर है। कई बार प्रूव होने के बाद भी देखते हैं वो हुआ जो हुआ चलने दो, लेकिन न्यायालय से न्याय मिलने के बाद हिम्मत आ जाती है और वो उसको चाहे तो निरस्त कर सकता है। नंबर 2, न्यायालय स्वयं उसको निरस्त कर सकता है। धारा 19A कहती है कि नृशंस व्यवहार की दशा में या सामान्य परिस्थितियों में भी यदि न्यायालय को लगता है कि पीड़ित पक्षकार कमजोर है, उसको हम न्याय दे भी देंगे तो बाहर जाकर के फिर वो उसको धमका देगा, वो उसको निरस्त नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में न्यायालय चाहे तो धारा 19A के तहत उचित समझे तो पूर्ण रूप से उस अनुबंध को निरस्त कर सकता है, और पूर्ण रूप से नहीं भी करे तो आंशिक उसका एक हिस्सा निरस्त कर देगा और बाकी के हिस्से में शर्त लगा देगा। तो आंशिक रूप से, शर्त सहित आंशिक रूप से भी निरस्त कर सकता है। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए किसी से लिए और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसने 20 की मिति ब्याज पर पैसे दे दिए, और उसने स्टाम्प पेपर जब बनवाया तो चूँकि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था या पढ़ा लिखा भी था, उसके ऊपर 2 लाख के ऊपर साइन करवा दिया। न्यायालय में प्रूव हो गया कि इसके साथ नृशंस व्यवहार हुआ है। अब चूँकि वो हाथों हाथ तो उसको वापस अगर निरस्त कर दे तो 1 लाख रुपए अभी के भी देने पड़ते हैं, प्रत्यास्थापना लागू हो जाती है। तो न्यायालय को ये समझ में आता है कि अभी का भी ये व्यक्ति 1 लाख रुपए तो वापस दे नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं कि उसको शर्त सहित कि वापस नया एग्रीमेंट करो 1 लाख का, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल, 2 लाख का नहीं है, गलत किया तूने, 1 लाख का करो, स्टाम्प पेपर वापस नया लाओ,
अनुबंध नया 1,00,000 का करो। और ब्याज की दर जो आप 20% ले रहे हो वो गलत है। सामान्य दर से 6% या 7% की दर से आपको ये व्यक्ति ब्याज देगा। तो पुराना निरस्त किया, नया 1,00,000 का अनुबंध 6% की सामान्य दर से न्यायालय करवा सकता है। तो आंशिक शर्त सहित आंशिक निरस्त भी कर सकता है। तो ये सारा का सारा मामला अनड्यू इन्फ्लुएंस का था जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किताबों से पढ़ें, किताबों में दिए गए बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे पुराने न्यायालयों के मुकदमे की कहानियाँ बताई गई है, उनको पढ़ें। फिर भी आपको समझ में नहीं आए, कहीं पर भी आशंका हो, कहीं पर भी जिज्ञासा हो, आप संपर्क करें, अपना प्रश्न भेजें, अपन उस पर बात करेंगे। थैंक यू।